हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं रेशु आज आपके लिए फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। गंगा भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से ज्योति ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए गंगा दोपहर के खाने की राह देख रही थी। ज्योति ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। ज़्यादा भूख से परेशान हो रही गंगा ज्योति के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दो। गंगा का कहना सुनकर ज्योति मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर आपको भूख ही लगती रहती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पीकर सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के गंगा का मन उदास हो गया। फिर गंगा धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं। ज्योति गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर ज्योति किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर गंगा के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर ज्योति घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, फिर भी वह खराब हो गए थे। उनसे गंदी बदबू आ रही थी। गंगा ने गुस्से से वह चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में आकर सो गई। ज्योति ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह गंगा अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा सुनील उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक कमरा किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। गंगा बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगे तो वही कर। उसके बाद सुनील गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा कमरा खाली कर दे और नीचे के छोटे कमरे में शिफ्ट हो जा। उस छोटे कमरे में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। गंगा चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? सुनील बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना। जिसको हम कमरा किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह कमरा भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है? गंगा कुछ देर शांत रही और सोचने के बाद बोली, छत पर जो कमरा है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस कमरे में सब सुख सुविधा है। पर सुनील बोला, नहीं माँ, वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि ज्योति के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा कमरा मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। गंगा सब समझ गई। बेटे ने तो उसका ही कमरा किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए सुनील ने जो कहा उस पर गंगा ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे कमरे में चली गई। उधर पुराने छोटे कमरे में
उसका जी घुट रहा था। तब भी वहाँ उस कमरे में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था। एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज ज्योति और सुनील गंगा के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे गंगा अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते गंगा का हालचाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखा करता था। सुनील और ज्योति को गंगा से कुछ लेना देना नहीं था। ज्योति बचा हुआ खाना उसकी थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। गंगा तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी गंगा को बहुत रोना आता था। गंगा अशोक को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मृत्यु बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब सुनील को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें सुनील को बहुत बुरी लगी। जब तक पति घर चला रहे थे सुनील अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो सुनील पैसे बचाने चाहिए इसलिए सुनील आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब सुनील ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। गंगा बहुत घबरा गई और वह भाग के गई और सुनील के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि तेरे पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर सुनील बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। गंगा रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। सुनील रोने का नाटक करने लगा। ज्योति तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा है। सबसे ज़्यादा दुख गंगा को हुआ, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। गंगा के आंखों से आंसू आ रहे थे और उसके होठ थर-थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कुछ कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। गंगा के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, सुनील ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद ज्योति और सुनील का व्यवहार बहुत बदल गया था। गंगा को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी।
पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अशोक उसके पास आया और गंगा को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर गंगा के आंखों में एक नई उम्मीद जागी। दूसरे दिन सुबह गंगा ज्योति और सुनील के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में परेशानी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। गंगा का कहना सुनकर ज्योति बहुत खुश हो गई। सुनील ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में गंगा ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, सुनील, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है। और ज्योति, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और गंगा हंसकर बोली, यह बातें सच्ची हैं कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर सुनील और ज्योति दोनों ही चौंक गए। सुनील और ज्योति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि गंगा घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको गंगा की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। गंगा का कहना सुनकर सुनील गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तो इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। गंगा गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर फैसला नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। सुनील घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख हमारा क्या होगा। गंगा ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू अपने परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर गंगा अपने कमरे में चली गई। नील और ज्योति गंगा को जाते हुए देखते ही रह गए। गंगा ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अशोक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के कुछ बहू और बेटों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर फैसला ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।